नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए अब बीजेपी आला कमान ने उमा भारती को आगे किया है। इस बाबत उमा ने आज आडवाणी से मुलाकात भी की। सूत्रों से खबर है कि उमा भारती ने आडवाणी तक पार्टी का संदेश पहुंचा दिया है। दरअसल कल सुषमा स्वराज से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने आडवाणी को मनाने की अपील की थी। सूत्रों से खबर है कि सुषमा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सुषमा की मनाही के बाद अब उमा भारती को मोर्चे पर लगाया गया है। और सुबह ही उमा भारती को राजनाथ सिंह ने मुलाकात के लिए बुलाया था। इसके बाद उमा भारती नितिन गडकरी से मिली। पार्टी का संदेश लेकर आडवाणी तक पहुंचाने के बाद उमा फिर से नितिन गडकरी से मिली। सूत्रों से खबर है कि आडवाणी को लेकर बीजेपी ने 3 विकल्प सुझाए हैं। बीजेपी चाहती है कि या आडवाणी लोकसभा के स्पीकर बने, या एनडीए के संयोजक, या फिर एनएसी जैसी समिति के अध्यक्ष। कल गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में भी लाल कृष्ण आडवाणी के रोल को लेकर मंथन हुआ था। साथ ही मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज की भूमिका पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं हो पाया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मीटिंग के बाद गांधीनगर में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि 17 मई को संसदीय बोर्ड में इन नेताओं के रोल पर फैसला लिया जाएगा। क्या भूमिका होगी इस संबंध में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आगे भी हम लोग अनौपचारिक तरीके से भी बैठेंगे। राजनाथ सिंह ने सुषमा स्वराज की नाराजगी को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सुषमा ने न कोई पद की लालसा जताई है और न ही वो नाराज हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर कोलीग हैं, इसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अपने लिए किसी सम्मानजनक ओहदे की मांग करें। ये तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सब सारी बेबुनियाद और निराधार खबरें हैं। सुषमा स्वराज ने भी नाराजगी से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। मुलाकात के बारे में जो कयास लगाए गए ये केवल शिष्टाचार भेज थे। चुनाव परिणामों से पहले हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बीजेपी के संगठन मंत्रियों रामलाल वी सतीश और सौदान सिंह के साथ अहम बैठक की। बैठक में आरएसएस के पदाधिकारी सुरेश सोनी भी मौजूद थे। सूत्रों से खबर है कि संगठन मंत्रियों के साथ बैठक में ये तय हुआ है कि सरकार बनने पर किस राज्य और किस बिरादरी से किस नेता को मंत्री बनाया जाए। ये भी चर्चा हुई है कि किसे मंत्री नहीं बनाने पर इसका नकारात्मक असर होगा। सूत्रों से खबर है कि बैठक में सौदान सिंह ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड का फीडबैक दिया। पूर्व और दक्षिण भारत के बारे में वी सतीश ने जानकारी दी। वहीं उत्तर भारत और दूसरे राज्यों का फीडबैक रामलाल ने दिया। संगठन मंत्रियों से राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हुई तो उनसे मिलने नरेंद्र मोदी के करीबी और यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। उधर दिल्ली में आरएसएस के दफ्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र भी पहुंचे। यहां उन्होंने संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने आज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात की। वो गडकरी के घर मिलने गए थे और वहां आगे की रणनीति पर दोनों में चर्चा भी हुई। नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात कहना एआईएडीएमके नेता के मलयसामी को काफी महंगा पड़ गया। एआईएडीएम के सुप्रीमो जयललिता ने अपने वरिष्ठ नेता मलयसामी को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। दरअसल एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलने के बाद एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता के मलयसामी ने कहा था कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। उन्होंने कहा कि जयललिता मैडम मोदी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। 24 घंटे बाद साफ हो जाएगा कि देश की सत्ता पर कौन विराजमान होगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को बहुमत हासिल होगा, या यूपीए की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, या त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनेगी। इसका पता कल चल जाएगा। चुनावी नतीजे के एक दिन बाद यानी 17 मई को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी है। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो भी होगा। इस दौरान रास्ते में फूल भी बिछाए जाएंगे। मोदी जब 17 मई को दिल्ली आएंगे तो उनका ऐसा स्वागत होगा मानो वो पीएम बन चुके हों। एयरपोर्ट पर हजारों कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी दिल्ली यूनिट ने दिल्ली पुलिस से इस बाबत सुरक्षा और ट्रैफिक के विशेष इंतजाम करने की अपील की है। दरअसल 17 मई को दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी रखी गई है, जिसमें मोदी शरीक होंगे। मोदी के आने पर बीजेपी दफ्तर में भी उनका जोरदार स्वागत होगा। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। 17 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी भी जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो वाराणसी में लोगों का शुक्रिया अदा करने जाने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए यहां भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं।
16 मई को चुनाव नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी बड़ोदरा जाएंगे और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ोदरा से लौटने पर शाम में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में एक रैली करेंगे। चुनाव नतीजे आते ही कल गुजरात के हर जिले तहसील में बीजेपी विजय उत्सव मनाएगी। इस बाबत बीजेपी की गुजरात यूनिट के अहमदाबाद में अहम बैठक हुई, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया। कल बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वरिष्ठ नेताओं के साथ 5 घंटे महामंथन किया। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के अलावा अरुण जेटली मौजूद रहे। सूत्रों से खबर है कि कल की बैठक में मोदी ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी से हर राज्य और हर सीट के हिसाब से चर्चा की। एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं उस पर भी चर्चा हुई और ये तय क्या किया जाएगा, आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल मोदी के साथ हुई बैठक में राजनाथ, जेटली और गडकरी के नए सहयोगियों को लेकर भी चर्चा की गई। इन नेताओं ने इस बात पर मंथन किया कि अगर बहुमत का आंकड़ा नहीं आया तो क्या रणनीति होगी। मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि 17 मई को दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा कि संसदीय पार्टी की मीटिंग कब हो और कब नरेंद्र मोदी को औपचारिक तौर पर नेता चुना जाए। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाकर हम ये तय करेंगे कि कब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाए, ताकि नरेंद्र भाई को औपचारिक रूप से नेता के रूप में चुना जा सके। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि एनडीए अपने दम पर ही बहुमत जुटा लेगा और नरेंद्र मोदी ही देश के पीएम बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं ये दो टूक शब्दों में कि हर कीमत पर नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि 17 मई को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में गुजरात के अगले सीएम के बारे में विचार होगा। ऐसे मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। जब मैं बुलाऊंगा तब उस समय विचार। एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनती देख मोदी के पैतृक गांव वडनगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहां मोदी का जन्म हुआ था, साथ ही यहीं पर उनका बचपन भी बीता था। मोदी की ताजपोशी से पहले 1500 किलो मिठाई का ऑर्डर दिया गया है। दिल्ली के मयूर विहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी को पीएम बनाने के लिए हवन किया। हवन के बाद लोगों ने मोदी आरती की और जमकर नारेबाजी की। पटना में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने मोदी के पोस्टर हाथ में लेकर हवन पूजन किया। वहीं उज्जैन में भी बीजेपी उम्मीदवार चिंतामणि मालवीय ने हवन पूजन किया। उन्होंने केंद्र में मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने की कामना के लिए हवन का आयोजन किया। यूपी के कौशाम्बी में नरेंद्र मोदी की जीत के लिए विजय यज्ञ किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किए गए इस यज्ञ में कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी समर्थक जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। मेरठ में जगह जगह एनडीए की सरकार बनने और मोदी के पीएम बनने के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों के जरिए मोदी को पीएम बनने की बधाई भी दी गई। कल चुनाव नतीजे आने से पहले आईबी ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में रिजल्ट आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की आशंका जताई गई है। 9 राज्यों को गृह मंत्रालय ने इस बाबत अलर्ट भेजा है और विशेष सुरक्षा के निर्देश भी दिए। आईबी के अलर्ट के मुताबिक यूपी के 30 इलाकों में चुनाव रिजल्ट के बाद खास एहतियात बरतने की जरूरत है। इनमें मुजफ्फरनगर, आगरा, बरेली, अलीगढ़, आजमगढ़, वाराणसी का विशेष तौर पर जिक्र है। आईबी ने बिहार में भी 18 जगहों के लिए अलर्ट जारी किया है। चुनाव रिजल्ट के बाद किशनगंज, कटिहार, गया, अररिया, सासाराम में विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है। आईबी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, हुबली, मैसूर पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। साथ ही रिजल्ट के दिन यहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। चुनाव नतीजे से पहले कांग्रेस का पोस्टर भी बदल गया है। कल के लिए कांग्रेस ने जो पोस्टर तैयार किए हैं उनमें पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। पोस्टर में सिर्फ पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव निशान ही दिखाया गया है। वैसे पोस्टर तैयार करने के पीछे मकसद यह है कि हार की स्थिति में ठीक रहा सोनिया या राहुल गांधी के सिर पर न फूटे। चुनावी नतीजे की सामूहिक जिम्मेदारी लेने के उद्देश्य से ही कांग्रेस ने कल के लिए बिना सोनिया राहुल की तस्वीर वाला पोस्टर बनाया है। नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने माना है कि कांग्रेस के प्रचार प्रसार में कमी रही। उन्होंने कहा, सरकार ने जो काम किया उसे ठीक से जनता तक पहुंचाया नहीं जा सका। संवाद की एक कमी रही। अगर कमी होती तो ओपिनियन पोल्स भी इस तरीके का नहीं दिखाते। लेकिन क्या ओपिनियन पोल तो हमेशा कांग्रेस को कम आंकते हैं। 2004-09 में भी यही स्थिति थी। लेकिन देखते हैं, तो कल पता चलेगा।
वहीं संदीप दीक्षित ने यह भी माना कि दिल्ली में केजरीवाल मोदी की लहर तो नहीं, लेकिन उनकी सीट पर कांग्रेस के खिलाफ माहौल जरूर है। नहीं, केजरीवाल मोदी फैक्टर कोई ऐसा नहीं, वो मैंने बताया ना कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का एक असर कांग्रेस के प्रति, उसके प्रति कम से कम दिल्ली में जरूर दिखा। कम से कम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मैं नहीं कह सकता। चुनाव नतीजों से ठीक पहले आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में नतीजों के बाद मीडिया पैनल से कैसे रूबरू होंगे, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही इस पर मंथन भी होगा कि अगर पार्टी हारती है तो राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी से बाहर कैसे निकाला जाए। खबर है कि चुनावी नतीजे अगर अनुकूल नहीं आए तो अजय माकन पर गाज भी गिर सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान चुनाव के दौरान मीडिया कमेटी से खुश नहीं है। यह भी खबर है कि आज होने वाली बैठक में संदीप दीक्षित को नहीं बुलाया गया है। बुधवार को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम मनमोहन सिंह को विदाई भोज दिया। इस डिनर पार्टी में राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। पीएम के फेयरवेल डिनर पार्टी में राहुल के शामिल नहीं होने पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे पीएम का अपमान बताया है। बीजेपी नेता तरुण विजय ने कहा कि पहले सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी का अपमान किया था और अब राहुल गांधी ने पीएम का किया। जिस प्रकार से सोनिया जी ने सीताराम केसरी को अपमानित किया था, उसी प्रकार राहुल जी ने उन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित और तिरस्कृत किया है, जिन्होंने 10 साल तक उनकी सरकार का नेतृत्व किया था। फेयरवेल डिनर को लेकर शिवसेना ने भी राहुल पर निशाना साधा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जब राहुल गांधी के पास पीएम के डिनर के लिए वक्त नहीं तो देश के लिए वक्त क्या निकालेंगे। 10 साल तक आप इस देश पर राज किया, अपने प्रधानमंत्री ने राज किया। अगर उनको फेयरवेल पार्टी के लिए आप टाइम नहीं दे सकते तो आप कांग्रेस के लिए, देश के लिए क्या टाइम देंगे। इसलिए आपका टाइम खत्म हो गया है और अब शायद आपको विदेश में रहना पड़ेगा। फेयरवेल डिनर में राहुल गांधी के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस ने सफाई दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाने से पहले ही पीएम से मुलाकात कर चुके थे। अपमान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राहुल जी विदेश गए हैं और जाने से पहले प्रधानमंत्री की अनुमति लेकर और उन्हें धन्यवाद देकर गए। इससे पहले कल डिनर पार्टी के ठीक बाद कांग्रेस नेता शकील अहमद से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए। विदाई भोज समारोह में पीएम मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही सोनिया गांधी ने पीएम को गुलदस्ता भी भेंट किया। इस मौके पर पीएम के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। एग्जिट पोल मोदी की सरकार बनने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी नतीजों से बेफिक्र हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एग्जिट पोल से परेशान नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अपने विवादित बयान पर आज चुनाव आयोग को जवाब देना है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अगर मोदी सत्ता में आते हैं तो 22,000 लोग मारे जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सोमवार तक जवाब देने को कहा था। फिल्म अभिनेत्री और मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा नतीजे आने से ठीक पहले मेरठ के ऐतिहासिक सधना चर्च पहुंची। उधर बिहार में एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान भी नतीजे आने से ठीक पहले जीत की कामना लेकर पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यूपी सरकार ने चुनावी नतीजे आने के बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाए। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी की महासचिव और यूपी प्रभारी अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई कोर्ट ने उन्हें इशरत जहां एनकाउंटर केस में आरोपी बनाने की याचिका खारिज कर दी। सीबीआई कोर्ट में इशरत जहां के साथ ही मारे गए जावेद नाम के शख्स के पिता ने याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि इस केस में अमित शाह और अहमदाबाद के पूर्व पुलिस कमिश्नर KR कौशिक को आरोपी बनाया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर PIL पर आज सुनवाई होनी है। इस जनहित याचिका में वाड्रा की कंपनियों से जुड़े जमीन के करारों की सीबीआई जांच की मांग की गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी ने अपने लिव इन रिलेशन को शादी का नाम दिया है। उन्होंने उज्ज्वला शर्मा से विवाह कर लिया। बुधवार रात एनडी तिवारी लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित अपने आवास पर उन्होंने उज्ज्वला शर्मा का हाथ थामा। एनडी तिवारी के PRO ने बताया कि यह पहले से निश्चित था कि तिवारी जी शादी करेंगे। बुधवार की शाम उन्होंने अचानक अपने समर्थकों को बुलाकर कहा कि शादी का इंतजाम करो। 2 हफ्ते पहले उज्ज्वला शर्मा ने अपने हक के लिए एनडी तिवारी के घर के बाहर धरना दिया था और काफी ड्रामे के बाद घर में दाखिल हुई थी। रीति रिवाजों से हुई इस शादी के बाद एनडी तिवारी अब शादी को रजिस्टर कराने की तैयारी में भी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एनडी तिवारी को शादी की मुबारकबाद दी।
मध्य प्रदेश में आईजी मयंक जैन के भोपाल में स्थित घर समेत 3 ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है मयंक जैन के भोपाल और इंदौर में 3 फ्लैट, रीवा में नर्सिंग होम, 50 एकड़ जमीन और कई बैंक में खाते और एफडी का खुलासा हुआ है। जैन के भोपाल स्थित घर से आधा किलो सोना समेत कई गहने और 16 प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। यूपी के आगरा में बीच सड़क पर एक कार अचानक आग के लपटों से घिर गई। देखते ही देखते कार से आग की तेज लपटें उठने लगी। कार मालिक राजेश यादव ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में पति पत्नी के आपसी झगड़े में 8 महीने के मासूम की जान चली गई। पिता ने बच्चे की हत्या का जुर्म कबूल किया है। दिल्ली के गड़ी गांव में एक शख्स ने अपनी भाभी और भतीजे को घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में एक कलयुगी मामा ने अपनी भांजी की गला घोंटकर हत्या कर दी। कानपुर के चमनगंज में बिजली चोरी के विवाद में चली गोली से एक शख्स की मौत हो गई। पंजाब के जगरांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने खीरा कारोबारी से बंदूक की नोक पर 50 लाख के हीरे लूट लिए। बिहार के गया में नक्सलियों ने पुल निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पर हमला बोल दिया। बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले से पुलिस ने भारी मात्रा में बम बनाने का सामान बरामद किया। नागपुर में बच्चा चोर गिरोह मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। सीसीटीवी कैमरे में दुकान से मोबाइल चोरी की वारदात कैद। बिहार के हाजीपुर में लोगों ने शादी के मंडप में एक टेंट हाउस वाले को कुर्सी में बांधकर जमकर पीटा। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा 16 मई तक रोक दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मुंबई में बना आलीशान घर एंटीरिया दुनिया का सबसे महंगा घर है। 1 अरब से 2 अरब डॉलर के बीच निर्माण लागत के साथ ये दुनिया का सबसे महंगा मकान है। इस बात का दावा फोर्ब्स ने किया है। आईपीएल में आज एक मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा। आईपीएल 7 में किंग्स 11 पंजाब का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां बुधवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर किंग्स 11 पंजाब एक बार फिर पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। बुधवार को खेले गए आईपीएल के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया। थॉमस एंड उबेर बैडमिंटन कप के भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी पी कश्यप को सौंपी गई है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी भारत की नई सरकार के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। अमेरिका की एक अदालत ने ओबामा की हत्या की साजिश रचने और एक महिला की हत्या के मामले में जेम्स मैके नाम के शख्स को मौत की सजा सुनाई। टर्की के सोमा शहर के कोयला खदान में हुए भीषण धमाके में मरने वालों की संख्या 250 हो गई है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। महाराष्ट्र के वर्ली इलाके में उनकी कार एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। 67वें कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन जा चुकी हैं। बीती रात वो मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दी। मुंबई में फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह ने म्यूजिक एल्बम लॉन्चिंग आयोजन में हिस्सा लिया। आज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है।